नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी ने 3 साल पहले भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले अपने नाम को निर्वाचन सूची में शामिल कराया, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी ने नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और इसके लिए FIR दर्ज की जानी चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस या सोनिया गांधी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के 3 दिन बाद बीजेपी के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए चुनाव आयोग को ज्यादा समय देना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जमीन पर SIR कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन लोगों को असुविधा हुई, इसलिए आयोग को और समय देना चाहिए था। उन्होंने ये भी माना कि वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा का आम जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन राहुल गांधी को फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद बिहार में अच्छी पहचान और विजिबिलिटी मिली। भारत में बच्चों के जन्म की दर यानी क्रूड बर्थ रेट यानी CBR और कुल प्रजनन दर यानी TFR में गिरावट देखने को मिली है। CBR 2022 के 19.1 से घटकर 2023 में 18.4 हो गया है। वहीं TFR 2 साल स्थिर रहने के बाद पहली बार गिरकर 1.9 हो गया है, यानी अब हर महिला औसतन 1.9 बच्चे ही जन्म दे रही है। इस हफ्ते भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें सामने आया कि सबसे ज्यादा जन्म दर यानी CBR बिहार में थी 25.8 और सबसे कम जन्म दर तमिलनाडु में थी 12। बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा TFR यानी हर महिला औसतन कितने बच्चे पैदा करती है, ये बिहार में 2.8 रहा, जबकि सबसे कम TFR दिल्ली में 1.2 रही। साधारण भाषा में बिहार में महिलाएं औसतन ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि तमिलनाडु और दिल्ली में कम। इसके अलावा ये भी दिखा कि उत्तर भारत में जन्म दर ज्यादा है, जबकि दक्षिण और कुछ अन्य राज्य में जन्म दर कम हो रही है। जैसे बिहार में 2.8, उत्तर प्रदेश में 2.6, मध्य प्रदेश में 2.4, राजस्थान में 2.3, छत्तीसगढ़ में 2.2। इसका मतलब है कि इन राज्यों में महिलाएं औसतन 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। वहीं दक्षिण और कुछ अन्य राज्यों में देखें तो दिल्ली में 1.2, पश्चिम बंगाल में 1.3, तमिलनाडु में 1.3, महाराष्ट्र में 1.4 है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और पंजाब में औसत 1.5 का है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में महिलाएं औसतन 2 से कम बच्चे पैदा कर रही हैं। संसद ने 3 अहम बिलों को समीक्षा के लिए ज्वाइंट कमेटी को भेजने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक इस कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ये बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर 30 दिन के लिए पद से हटा सकने के बारे में है। लोकसभा ने 2 हफ्ते पहले इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, लेकिन अब तक कमेटी की स्थापना नहीं हुई है। कांग्रेस, जो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो इस कमेटी में शामिल होगी या नहीं। वहीं तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना UBT ने साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहले जैसा व्यक्तिगत रिश्ता अब नहीं है। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया गया। बोल्टन ने ब्रिटिश मीडिया पोर्टल LBC को इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप का मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। इस सब के लिए एक सबक है। जब उनसे पूछा गया कि SCO शिखर सम्मेलन में मोदी रूस और चीन के नेताओं के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा यह पूरी तरह ट्रंप की नीतियों का नतीजा है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने भारत के कई मामलों में ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारत का रूस के साथ शीत युद्ध से अलग होने का प्रगति रुक गई। यूरोपीय संघ यानी EU ने कहा है कि भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है रूस को उसकी आक्रामक युद्ध समाप्त कराने में। यह बयान
ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लाइन ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ट्वीट में दिया। उन्होंने कहा कि ईयू प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से लगातार संवाद का स्वागत करता है। ईयू ने भारत से अनुरोध किया है कि वो रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में मदद करे। पीएम मोदी ने भी वार्ता में इस संघर्ष को जल्द खत्म करने के प्रयासों पर विचार साझा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन को लेकर अमेरिका के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। चीन में पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब है और चीन एक ताकतवर अर्थव्यवस्था वाला देश है। इन दोनों देशों का अपना राजनीतिक सिस्टम है और लंबा इतिहास है। उपनिवेशवाद का सामना करने के बाद आज वो मजबूत राष्ट्र बने हैं। ऐसे में अगर इनके नेता कमजोरी दिखाएं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पुतिन ने साफ कहा कि कॉलोनियल युग अब खत्म हो चुका है और अमेरिका को समझना चाहिए कि वो भारत और चीन जैसे बड़े देशों से दबाव की भाषा में बात नहीं कर सकता। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है। केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने बुधवार को कुकी-जो विद्रोही समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में नए शर्तों और नियमों को शामिल किया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा से पहले हुआ है। ये उनकी पहली यात्रा होगी जब से 3 मई 2023 को कुकी-जो और मेइतेई लोगों के बीच जातीय हिंसा हुई थी। सुरक्षा बल अब विद्रोही समूहों के काडरों की जांच करेंगे और अगर कोई विदेशी नागरिक पाया गया तो उसे देश से निकाला जाएगा। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता सिलेन हाउकिप ने कहा कि समझौते में राजनीतिक समाधान की संभावना है, लेकिन ये संविधान के भीतर होगा। उन्होंने कहा ये नया प्रावधान 2008 के समझौते में नहीं था। इसके अलावा कुकी-जो काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 को यातायात और जरूरी सामान की आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटों पर बड़ा आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि नितिन गडकरी सरकार में मंत्री हैं और उनके दोनों बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें शामिल हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आरोप है कि सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे उसी पॉलिसी से मुनाफा कमा रहे हैं। कांग्रेस ने डेटा भी पेश किया। निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इसी कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है, यानी 2184% की बढ़ोतरी। कांग्रेस का कहना है कि जहां 11 साल में कोई भी स्कीम समय पर पूरी नहीं हुई, वहीं 2025 की डेडलाइन से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया और इसका सबसे बड़ा फायदा गडकरी परिवार की कंपनियों को हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट से जो एथेनॉल बनेगा उसके चलते पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा 5 प्लांट लगाए जाएंगे जहां लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच्चाई ये है कि आज तक लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। बाकी देश की जनता पेट्रोल और डीजल की कीमत जान ही रही है। नेपाल की सरकार ने गुरुवार 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का बड़ा कदम उठाया। इन प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं किया, इसके लिए इन्हें बंद किया जा रहा है। सरकार ने पहले भी 28 अगस्त को इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की अंतिम तारीख दी थी। यह समय सीमा बुधवार रात खत्म हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.